हेलो गाइस, मैं सोनल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सफर टॉपर टेक में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको मैं हिंदी की क्लासेस देने वाला हूं, तो हिंदी की क्लासेस आज से आपकी स्टार्ट हो गई। और मैं अभी जस्ट कुछ देर पहले ये मैं बुक पढ़ रहा था। ये श्रीमद् भागवत गीता है। यही मतलब यही बुक मैं पढ़ते रहता हूँ जब भी मेरे को टाइम मिलता है। तो इसी से कुछ बहुत सारा ज्ञान मिलता है ना भाई। इसी में एक जगह लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो उसमें लिखा हुआ था कि आप अगर कोई भी काम स्टार्ट करते हो, या आप क्लास 10 में पढ़ना स्टार्ट करते हो, या क्लास 12 में पढ़ना स्टार्ट क्या करते हो, या कोई जर्नी आप स्टार्ट करते हैं, तो आप काम करते करते उसमें थक जाते हैं। आपको लगता होगा हो भाई अब सफलता नहीं मिलेगा, ये काम को छोड़ते हैं, दूसरे काम में लीन हो जाते हैं। तो जिस दिन आपको ये लगा ना कि अब हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, सोच लीजिएगा बस आप अपनी सफलता के बहुत ही करीब हैं। बस थोड़ा सा और मेहनत करना है ना, तो आप उस चीज़ को आप पा सकते हैं जो आप जीवन में चाहना चाहते हैं। इसलिए आप हमेशा जिस चीज़ को अपना लक्ष्य माने हैं उस पर लगातार फोकस करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस 2 पंक्ति से हम अपनी अध्याय को आज स्टार्ट करेंगे और फिर मजा आने वाला है। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर हिंदी का पढ़ेंगे, कहानी का, ठीक है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो 2 पंक्ति आपके मोटिवेशन के लिए, ताकि आप पूरी क्लास में आप लोग बना रहे और मजा आ जाएगा, ठीक है ना। सुनिएगा कि मायूस मत होना जिंदगी से, कि मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। कि मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। इसलिए अगर आपको कलाम बनना है तो कलाम की तरह जलना पड़ेगा, ठीक है ना। मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इस बार फोड़ना है क्लास 10 या 12 में, आपका रिजल्ट खतरनाक बनाना है, तो मेहनत करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, बस 10 मिनट में आपका इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा। इसमें चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो सबसे पहले इनके जीवन परिचय के बारे में चलेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जीवन परिचय के बारे में चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और सारी चीजें, कहानियां, इनकी कौन सी कहानी है, कौन सा पुस्तक है, कहाँ पढ़ने के लिए गए, ठीक है ना। इनको कौन कौन सी उपाधियां मिला, इनका देहांत कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी चीज के बारे में स्टडी करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, ये आपके पास बुक होगा ही गोधुली का। आपके पास अगर बुक है तो निकाल लीजिए, नहीं तो सिर्फ कंटिन्यूअसली आप 10 मिनट दीजिए। 10 मिनट में पूरा की पूरी कहानी समझा के रख दूंगा, ठीक है ना। बस एग्जाम में जाना है, लिखना है, प्रश्न उत्तर बनाने के लिए बनाना नहीं पड़ेगा, एकदम आराम से बन जाएगा, ठीक है। सुनिए ध्यान से। कहते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में। फर्स्ट क्वेश्चन याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो महू जगह का नाम था और राज्य का नाम था मध्य प्रदेश। कंप्लीट यहाँ तक। आगे देखिए, कहते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था एक दलित परिवार में हुआ था। पूछेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। अब कहते हैं मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब ने अपने समय के सुप्रसिद्ध जनों में से एक थे। कहते हैं अपने समय में सबसे बेहतरीन व्यक्ति में से एक थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कहते हैं प्राथमिक शिक्षा खत्म करने के बाद उच्चतर शिक्षा के लिए बड़ौदा नरेश एक व्यक्ति थे। उनके प्रोत्साहन से, उनके मोटिवेशन से, वो कुछ समझाए थे इनको, और उनके मोटिवेशन से ये पढ़ने के लिए अमेरिका गए। वहां पे पढ़ाई करने के बाद वहां से फिर लंदन, इंग्लैंड पढ़ने के लिए चले गए थे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। मतलब बेहतरीन काम किए। संस्कृत पढ़े, अर्थशास्त्री बने, विधिवेत्ता बने, मीमांसक बने, समाजशास्त्री बने, शिक्षाविद, धर्म दर्शन, अनेक शास्त्रों का ज्ञान इनके अंदर आ गया। और कहते हैं कि उन्होंने स्वदेश में रह के वकालत भी किया था उन्होंने, ठीक है ना। वकालत भी किया था स्वदेश में। पूछेगा कि उन्होंने वकालत कहाँ से किया था? तो स्वदेश में किया था। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया था। कहते हैं कि अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने अथक संघर्ष किया, ठीक है ना। किसको? तो अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने बहुत ही बेहतरीन मेहनत किया था। उनके चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः 3 व्यक्ति थे। वो 3 व्यक्ति के अपना प्रेरणा का स्रोत मानते थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इतनी बातें क्लियर हुई, ठीक है। आगे देखिए, कहते हैं कि भारत के संविधान में उनकी महती भूमिका रही है। यही चीज देखते हुए उन्हें भारतीय संविधान निर्माताकार के रूप में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कहते हैं कि उनका मृत्यु जो हुआ था 19 दिसंबर 1956 में दिल्ली में उनका बाबा साहेब का निधन हो गया था।
पूरी कहानी एक बार शॉर्ट में मैं बताता हूँ। कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ? महू मध्य प्रदेश में। कैसे परिवार में? एक दलित परिवार में। कहते हैं गांव में वो पढ़ाई करते थे, पढ़ते पढ़ते और एक मोटिवेशन मिला। कौन से व्यक्ति ने उनको मोटिवेशन दिए थे? तो कहते हैं कि बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे वो कहाँ चल गए? अमेरिका। वहां से पढ़ने के बाद फिर लंदन इंग्लैंड पढ़ने के लिए चले गए थे और वहां पे अनेक शास्त्र का ज्ञान अपने अंदर अर्जन किया। और कहते हैं कि स्वदेश में उन्होंने क्या किया था? आंदोलन। स्वदेश में उन्होंने क्या किया था कि वकालत भी किया था। और कहते हैं कि 3 व्यक्ति को अपना प्रेरणा का स्रोत मानते थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। और किनको सम्मान दिलाना चाहते थे? अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को सम्मान दिलाना चाहते थे। और कहते हैं कि भारतीय संविधान निर्माता का कहकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनका देहांत दिल्ली में दिसंबर 1956 में हो गया था। कहते हैं कि उनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आप याद रख सकते हैं। तो कहते हैं द अनटचेबल, हु वर शूद्राज, द कास्ट इन इंडिया। और कहते हैं कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये उनके प्रमुख रचना था। ठीक है ना, याद रखिएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा एंड हिज धम्मा, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, इनकी द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर शूद्राज, इनकी प्रमुख रचना ये 5-6 है। याद रख सकते हैं लिखकर आप कहीं भी। तो कहते हैं कि यहाँ प्रस्तुत पाठ में बाबा साहेब विख्यात भाषण एलिहेशन ऑफ कास्ट को जो हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? ललई सिंह यादव ने। ठीक है ना, पूछेगा कि ललई सिंह यादव ने किसका रूपांतरण किया था? तो याद रखिएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किया था ललई सिंह यादव ने। और कहते हैं कि कहते हैं कि ये जो थे जाति भेद के विच्छेदन किंचित संपादन तंत्री साथ लिया था। और कहते हैं यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? जाति पाति तोरक मंडल लाहौर अधिवेशन 1936 ईस्वी में हुआ था। जाति पाति तोरक मंडल लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1936 में। ये था आपका लेखक परिचय। इतना अगर परिचय आप कंफर्म होकर याद रखते हैं तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। अब हम चलते हैं, ये क्या है? एक प्रकार का निबंध है, हमको लगता है ये एक प्रकार का क्या है भाई? निबंध है। और निबंध है तो निबंध पे हम लोग चलते हैं। और ये चैप्टर का जो नाम है श्रम, विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है ना, श्रम, विभाजन और जाति प्रथा। देखिए आज मैं ड्रेस में आया हूँ, तो मेन बात है कि बोर्ड का व्यवस्था नहीं था मेरे पास। इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा, बोर्ड का व्यवस्था नहीं था। मैंने सोचा कैसे पढ़ाए बच्चों को, जो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे बच्चों को, क्योंकि बोर्ड रहता है तो पढ़ाने में लीन रहते हैं, पढ़ाते हैं ना, तो बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने सोचा कि भाई घर में अगर पढ़ाना है तो वीडियो तो देना है आप लोग को, स्टडी आपका आगे बढ़ाना है। तो चलिए भाई, जैसे वेश वैसा जैसा देश वैसा वेश कर लेते हैं। तो जात से भी ब्राह्मण है और पढ़ा भी हिंदी रहे हैं, तो अपने भेष में आके क्यों ना पढ़ा दे भाई, तो बच्चों को मजा भी आ जाए थोड़ा सा। ठीक है ना, तो इसलिए ऐसे भेष में आगे पढ़ाने के लिए तो आपको मजा आएगा क्लासेस। देखिए सुनिए, कहते हैं श्रम, विभाजन और जाति प्रथा। मान लीजिए इधर अमीर जात के लोग रहते हैं, इधर गरीब जात के लोग रहते हैं, यहाँ उच्च जात के लोग रहते हैं, यहाँ निम्न जात के लोग रहते हैं। ये निम्न जाति के लोग का कोई वैल्यू नहीं है, उच्च जाति के लोग का बहुत अधिक वैल्यू है। इसलिए कहते हैं कि ये जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये गरीब जाति से थे, इनका कोई वैल्यू नहीं देता था। ये वैल्यू बनाने के लिए बहुत ही अधिक मेहनत किया इन्होंने, और ये सब चीज़ को, बंधन को तोड़ के पार करके और हर चीज़ को मिक्सिंग कर दिया। लेकिन अभी भी जाति प्रथा हमारे समाज में है। बस ये एक ही व्यक्ति का कारण अभी भी है, ये नेता लीडर। ये खुद को बेहतरीन बनाने के लिए ना आपस में जितने भी यहाँ पे पॉपुलेशन होता है, जनता होता है, सबको आपस में लड़ाते रहते हैं। बस यही प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो चलिए कहानी पे। कहते हैं कि यह विडम्बना की ही बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। मतलब कहते हैं यह विडम्बना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है। कहते हैं विडम्बना का मतलब होता है उपहास, आश्चर्य। यह भी ऐसा युग है, आधुनिक युग, जहाँ जातिवाद का मतलब होता है जाति को अलग अलग भागों में बांटने वाला इंसान की कमी नहीं है। अभी भी जाति को अलग अलग भागों में बांटने का काम करता है ये नेता लीडर। ठीक है ना, ताकि वोट मिल पाए। अरे ये सोच रहा को पता नहीं है कि वोट के लिए हम लोग क्या क्या कर लेते हैं, बहुत ही मतलब खतरनाक काम करते हैं वोट के लिए सब। ठीक है ना, तो आपको फोकस करना है बस पढ़ाई पे, और लोग क्या करते हैं ध्यान नहीं देना है, वो कुछ भी करे, बस हमको एक काम करना है कि कैरियर अपना बनाना है। जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, इसके पोषक कई आधार पे इसका समर्थन करते हैं। बस ये बढ़ावा देने वाले, जातिवाद को तोड़ने के बढ़ावा देने वाले इसके कई आधार पे इसका समर्थन करते हैं। कहते हैं समर्थन का एक आधार यह भी कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कहते हैं आधुनिक जो सभ्य समाज है ये कार्य कुशलता के लिए, काम करने के लिए जाति प्रथा को क्या आवश्यक मानता है। वो सोचते हैं कि जाति को अलग अलग भागों में तोड़ देंगे ना तो सही रहेगा, लेकिन जाति को अलग अलग भागों में तोड़ के और उसके आधार पर काम को बांटना, ये बहुत ही गलत बात है। आगे कहते हैं कि
कहते हैं जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही क्या है, दूसरा रूप है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का दूसरा रूप बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर काम को नहीं बांटना चाहिए, लेकिन हमारे भारत में जाति के आधार पर ही काम को बांट दिया गया है, जो कि ऐसा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यहाँ पे कहा भी गया है कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही है कि आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है, था नहीं, ले लिया है धीरे धीरे। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था को श्रमिक के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। मतलब कहते हैं यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको अपने इच्छा अनुसार काम नहीं मिलता है, बस जाति के आधार पर उसको काम को बांट दिया गया था। आज से 50 साल पहले की बात है, उसमें और भी ये काम अधिक लागू होता था कि आप जिस कास्ट के हैं आप वही काम कर सकते हैं, इसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ जाति से, ठीक है ना, मिश्रा जाति से, तो मैं एक ही काम कर सकता हूँ, शादी विवाह करवा सकता हूँ, पंडित का रूप ले सकता हूँ, पंडित के भेष में हूँ, लेकिन वो काम मैं कभी नहीं करता हूँ। तो मेरा पेशा क्या है, टीचर। टीचर मेरे को मतलब बहुत ही मस्त लगता है टीचिंग करना, तो मैं वो काम क्यों करूं, मेरे इच्छा पे डिपेंड करता है। मैं अगर पंडित हूं तो मैं पुजाने का काम नहीं करूंगा, मेरा मन है टीचर बनने का तो टीचर बन सकता हूं। ये आज़ादी होनी चाहिए एक इंसान के पास भारत में, जो पहले नहीं था लेकिन अभी बन गया है। आगे देखिए, कहते हैं भारत की जाति प्रथा भी एक और विशेषता यह है कि श्रमिक का अस्वाभाविक विभाजन नहीं बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं पाया जाता है। मतलब कहते हैं जाति प्रथा जो है, एक उच्च जाति के लोग होते हैं, एक मीडियम जाति के लोग होते हैं, एक नीच जाति के लोग होते हैं। तो जाति के आधार पर भी यहाँ पे बांट दिया गया है, जो कि ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है और ऐसा कहीं विश्व के अन्य किसी देश में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाता है, कहते हैं यदि जाति प्रथा को हम श्रम विभाजन मान ले तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं होगा। जाति प्रथा की श्रम विभाजन कैसे मान लेंगे, ये व्यक्ति काम कोई और करता है, जाति किसी और का है, तो दोनों एक चीज नहीं हो सकता है। हम काम कोई और करते हैं, जैसे हम पंडित जाति से हम ब्याह शादी नहीं कराते हैं, तो दोनों एक चीज नहीं है। अगर हम पंडित हैं, अगर शादी ब्याह ही करा रहे हैं, तब दोनों मिक्सिंग एक चीज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। उनका मन कुछ और है करने का, हम कास्ट कोई और है, मैं कास्ट हूँ पंडित, मैं शादी ब्याह नहीं करा सकता हूँ, मेरा कुछ और मन है, टीचर बनने का मन है, तो हम वो काम कर सकते हैं। किसी का अपने इच्छा अनुसार काम होना चाहिए, तब वो काम कर पाएगा, नहीं तो अगर इच्छा अनुसार काम नहीं है तो काम नहीं कर पाएगा, छोड़ देगा। मनुष्य की जाति पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिससे वो अपने पेशा या कार्य को चुनने का स्वयं कर सके, पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं करके। कहते हैं कि एक ऐसा चीज होना चाहिए, एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जिसके तहत व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार काम चूज करना चाहिए कि हमको ये काम पसंद है, मैं यही काम करूंगा, ऐसा चीज होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ तो आउट दिया है कि आप इस जाति से है तो आप यही काम करिएगा, बढ़ई है तो मिस्त्री वाला काम करिएगा, लकड़ी वाला काम करिएगा, आप ठाकुर हैं तो बालदारी बनाइएगा, पंडित है तो शादी ब्याह कराइएगा। तो ऐसे चीज में यहाँ बांट दिया गया है जो कि स्वाभाविक नहीं है। मनुष्य का काम जो होता है अपने इच्छा के अनुसार होना चाहिए। और कहते हैं कार्य चुनने की स्वयं करे। और इस सिद्धांत की विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है। जाति प्रथा कैसा सिद्धांत है, दूषित सिद्धांत है, गलत सिद्धांत है। आगे सुनिए, इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उनकी निजी क्षमता के विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। कहते हैं जब बच्चा गर्भ में रहता है, पेट में रहता है, उसी समय बोल देते हैं जैसे कोई पंडित है तो अपने बेटा को बहुत बड़ा पंडित बनाएंगे। ये नहीं कि इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे, ऐसा काम नहीं सोचते हैं। हम जिस कास्ट के हैं उसी में बढ़िया लेवल के जाएंगे। ये लोग मानसिकता था पहले, लेकिन अभी के समय में ऐसा मानसिकता नहीं होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, जो कि हो भी रहा है धीरे धीरे। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए, आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है। कहते हैं कि आज के जमाने में जो है ना, लोगों को अपने इच्छा अनुसार काम नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो वह सही ढंग से वो काम नहीं कर पाता है, चाहे वो व्यक्ति भूखा मर जाए, लेकिन वो छोटा मोटा काम नहीं। कोई व्यक्ति मान लीजिए बीएससी पास कर लिया, उसको बोलेंगे जाओ ईटा ढोने वाला काम दे देंगे, तो वो काम कभी नहीं कर पाएगा, चाहे वो भूखा ही क्यों ना मर जाए। ठीक है ना, ऐसे काम होता है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा और क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। मतलब कहते हैं कि हिंदू समाज एक ऐसा समाज है जहां पे इंसान को अपने मन से कोई काम करने की इजाजत नहीं देता है, चाहे आप मर क्यों ना जाए। अरे ससुरा, ऐसा समाज लेके हम क्या करेंगे, खाक करेंगे, जो अपने इच्छा पे काम हमको निर्धारित करने का समय नहीं देता है। हम अपने इच्छा अनुसार काम कर पाएंगे, हम समाज के पीछे क्यों भागे। अपना काम है काम करना, कोई भी काम करके पैसा कमा लो, पेट भरो। ये नहीं कि वो हम इस कास्ट के हैं तो यही काम करेंगे, ऐसा कदापि नहीं करना है।
चाहे इसके लिए सर क्यों ना कटाना पड़ जाए, ऐसा काम करना है, क्योंकि समाज बदल चुका है, हर चीज़ में बदलाव आ गया है। भले ही वह दूसरों के पारंगत हो और भले ही आप कोई भी चीज़ में पारंगत हो, लेकिन आप कहते हैं ये जो हमारा हिंदू समाज है, आप जिस कास्ट के हैं वही काम कर सकते हैं। आप भले ही इस काम में एक्सपर्ट हैं, लेकिन आपको ये काम करने दिया नहीं जाएगा। जैसे हम पढ़ाने में एक्सपर्ट हैं, टीचर एक्सपर्ट हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या करना, नहीं आप पंडित हैं तो आप जाइए एक सिर्फ पूजा करा सकते हैं, तो हमको उसमें रुचि ही नहीं है, जाके इधर कोनो मंत्र झाड़ देंगे, पता नहीं चलेगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम टीचर में पारंगत है तो हम अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर इसमें समझ नहीं आया, तो हम कहेंगे अगर ये आपको ये इससे समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके से मैं समझाता हूँ, अगर ये भी तरीका समझ में नहीं आया तो तीसरे तरीका से समझाता हूँ, क्योंकि उसमें मैं क्या हूँ, एक्सपर्ट हूँ। तो अपने अपना काम का एक्सपर्ट होता है। आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, आप उस कास्ट के हैं या नहीं हैं, बाहर में जाए, आप सिर्फ काम अच्छे से करिए, बस कंप्लीट ऐसे काम होना चाहिए, ये सिद्धांत होना चाहिए। लेकिन हमारे हिंदू समाज में नहीं, थोप दिया जाता है कि आप इस कास्ट के हैं तो वही काम कीजिए, लेकिन ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे अनुसार इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ये पगला थे जो इतना बात खास कर लिख के जा रहे हैं, और यहाँ के जनता को पता नहीं चलता है कि हम क्या करें जीवन में। इतनी बात को होलकार से 50 साल 60 साल पहले लिख के बेचारा गए हैं, इनके बात को फॉलो करते हैं तो आज हम लोग कहाँ से कहाँ रहते। लेकिन यहाँ के नेतवन करना, यहाँ के नेतवन को कुछ समझे में ना आता है कि हम क्या करें। बहुत ही स्थिति कंडीशन खराब हो गया है। लेकिन सोचना चाहिए कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई रोकने वाला आपको नहीं होना चाहिए, लेकिन काम आप उस चीज़ में एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं हो, व्यवस्था बहुत खराब व्यवस्था है हमारे यहाँ का, और घिन आता है ऐसी व्यवस्था पे, जो कि ऐसा व्यवस्था नहीं करना चाहिए। सरकार को इसमें चेंजिंग करना चाहिए, हर समय के अनुसार हर चीज़ में चेंजिंग लाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। श्रम विभाजन के अनुसार भी जाति प्रथा को दोष युक्त माना गया है। हमारी जाति प्रथा क्या जात पात को माने भाई, सब जात एक है, हम रंग रूप हैं, वेश हमारा एक है, जाति एक है, क्या फिर जात में हम लोग बांटते हैं, हर चीज़ तो एक है भाई, तो जात में फिर क्यों बटे। इसमें हम लोग को लड़ाई ही नहीं करना चाहिए। हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है, सबको मिलजुल कर आपस में भाई की तरह रहना चाहिए, लेकिन ऐसा व्यवस्था नहीं है तो खैर कोई बात नहीं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर नहीं रहता, स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, लेकिन रहना चाहिए। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि में इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रखता है। मनुष्य का रुचि और इसमें कोई स्थान ही नहीं रखता है, महत्व कोई स्थान नहीं रखता है मनुष्य का। नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, और ऐसा इच्छा न है तो कहाँ से करेंगे। ऐसा ही काम जो होता है ना, टालू तरीके से हम लोग काम करके छोड़ देते हैं। अरे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो हम काम क्या खाक करेंगे। आगे देखिए, कहते हैं अथवा नहीं महत्व रखता है। इस आधार पे हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितने की यह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्वक करते हैं। और ऐसी स्थिति में संभवतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब जिस काम में इच्छा नहीं ना हो तो टालू काम होगा नहीं, काम टाल के करेंगे, हो तो थोड़ा आज करने का मन नहीं है, टाल देते हो तो थोड़ा कल करेंगे। इच्छा ही नहीं है वो काम करने में। जिस काम में इच्छा रहता है वो काम इंटरेस्ट के साथ न किया जाता है। जिसमें इच्छा ही ना हो उस काम को करने में क्या फायदा। ठीक है ना, इसलिए जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो, जैसे मेरा पढ़ाने में बेहतरीन इंटरेस्ट है तो मैं पढ़ाने का काम करता हूँ भाई। ठीक है, इसलिए आपको जिस चीज में मन लग रहा है उस चीज में 100% फोकस करिए और सफलता मिलेगा। छीन के ले लेंगे सफलता। अरे बिहारी हैं भाई, बिहारी मेहनत करने पे हम लोग फोकस करते हैं अधिकतर। ठीक है ना, ऐसी स्थिति में जहां कम काम करने वालों का दिन लगता हो, ना दिल लगेगा ना दिमाग लगेगा, दोनों क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, काम करवे नहीं करेंगे आराम से। कहते हैं ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो और न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। कोई कुशलता प्राप्त नहीं हो पाएगा। ना जहाँ दिल लगे ना दिमाग लगे वहाँ कुशलता कैसे प्राप्त हो पाएगा। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी हानिकारक कौन है, जाति प्रथा। कोई यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियम को जगह निष्क्रिय बना देती है।